हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारा कार्डियक आउटपुट हमारा डिपेंड करता है किस चीज़ किन किन चीज़ों पे, मतलब हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, आफ्टर लोड, प्री लोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का जो हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आता है। मतलब कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के बाद उसके अंदर कितना वॉल्यूम होता है, दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कितना वॉल्यूम होता है, मतलब जो थोड़ा सा बच जाता है, दैट इज कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब कितना ब्लड निकला बाहर हार्ट से। ये तो आपके पास क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को इफ़ेक्ट करती हैं, मतलब उसको ज़्यादा करती हैं या उसको कम करती हैं? तो वो तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक सिंपल चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को पंप करोगे, कितना ज़्यादा पंप करोगे उतना ज़्यादा उसमें से बाहर आपके पास अमाउंट आएगा। तो जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब जितना ज़्यादा आपका हार्ट बीट कर रहा है, जितना ज़्यादा पंप कर रहा है उतना ज़्यादा आपका ब्लड बाहर आ रहा है। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आता है प्री लोड। प्री लोड क्या होता है? प्री लोड ये होता है, देखें जैसे कि आपका हार्ट है, उसने अभी फिल होना शुरू किया, ठीक है, वो फिल हो गया जैसे कोई बलून होता है। अब बलून है, अब बलून को हम जितना ज़्यादा फुला लेते हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रेच होता है, उतना ज़्यादा वो स्ट्रेच होता है। इसी तरह हमारे हार्ट का हिसाब है, जितना ज़्यादा इसके अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है ना ड्यूरिंग एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि रिलैक्स स्टेज पे होता है। रिलैक्स स्टेज पे आपका हार्ट स्ट्रेच होता रहता है, स्ट्रेच होता रहता है। जितना ज़्यादा वो स्ट्रेच होता है उतना ज़्यादा उसके अंदर ब्लड फिल है। आपके वेंट्रिकल्स बिकम मोर स्ट्रेच। जितने ज़्यादा वेंट्रिकल स्ट्रेच होंगे ना, जितने ज़्यादा वेंट्रिकल स्ट्रेच होंगे, आपने एक फिनोमेना तो पढ़ा होगा कि रबर बैंड को जितना खींचोगे वो उतनी ज़ोर से आगे लगता है, ठीक है ना। ये चीज़ तो तय है ना। तो इसी तरह जितना आपके वेंट्रिकल्स स्ट्रेच होते हैं ना ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन वो उतने ही ज़्यादा एकदम से पंप करेंगे, एकदम से स्ट्रोक वॉल्यूम, एकदम से ब्लड ज़्यादा सारा बाहर चला जाएगा। समझ आई? तो इसको हम बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग इक्वेशन, कि आपका जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेच होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी और उतना ही ज़्यादा ब्लड बाहर आएगा। तो इससे हमने ये सीखा कि जितना ज़्यादा प्री लोड उतना ज़्यादा स्ट्रेच ऑफ वेंट्रिकल्स और उतना ही ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब तीसरी चीज़ होती है हमारे पास आफ्टर लोड। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जितनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी उतना स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना प्री लोड उतना स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन आफ्टर लोड एक अलग चीज़ है, ठीक है। आफ्टर लोड क्या होता है? अब हमारे हार्ट में जो भी सारा ब्लड था उसने जाना है बाहर थ्रू एओर्टा, एओर्टा से उसने जाना है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। तो हमारे पास जो आफ्टर लोड होती है वो एक फोर्स होती है जो मतलब बाहर जा रहा है ब्लड, ठीक है। अच्छा, वेंट्रिकल्स स्ट्रेच जो है, वेंट्रिकल्स ने ब्लड को एओर्टा में भेजा, लेकिन एओर्टा में कोई मसला है, यहाँ पर कोई मसला है जो ब्लड को आगे जाने नहीं दे रहा, मतलब कोई रेजिस्टेंस है, कोई एओर्टिक रेजिस्टेंस है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक फॉर एग्जांपल। यहाँ पे प्लैक जमा हो गया, इसने ब्लड को बाहर जाने नहीं दिया, ब्लड रुक गया, ठीक है। तो आफ्टर लोड यही होता है। आफ्टर लोड का मतलब होता है कि कोई, तो आफ्टर लोड क्या होता है? आफ्टर लोड इज अ रेजिस्टेड फोर्स। ये कोई फोर्स होती है, रेजिस्टेड फोर्स, जिसको ओवरकम करने के लिए, मतलब यहाँ ब्लड जा नहीं पा रहा तो नीचे से कोई ऐसी फोर्स लगाएगा, वेंट्रिकल इतना ज़्यादा नीचे से फोर्स लगाएगा कि ब्लड बाहर जाए। समझ रहे हैं? तो जब ब्लड बाहर जाएगा तो इस फोर्स को हम बोलते हैं आफ्टर लोड। जो रेजिस्टेंस होगी एओर्टा में उसको ओवरकम करने के लिए जब वेंट्रिकल ज़्यादा पंप करेगा तो उसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड। तो जितना ज़्यादा आफ्टर लोड होता है स्ट्रोक वॉल्यूम उतना कम हो जाता है। सिंपल सी बात है ना, अगर ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो इवेंचुअली कम हो जाएगा। तो अगर आफ्टर लोड हमारे पास ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करे? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी तो ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा आफ्टर लोड उतना कम स्ट्रोक वॉल्यूम। तो उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी,
जब ये स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास ये सारे मसले हो रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रही है। जब रेजिस्टेंस आएगी तो वेंट्रिकल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर वेंट्रिकल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर करके थिक हो जाएगा, उसकी वॉल्स थिक हो जाएंगी, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी। ठीक है। तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना ज़्यादा प्री लोड उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको फ्रैंक स्टार्लिंग इक्वेशन बोलते हैं। ये भी क्यों आता है, ग्रेटर द स्ट्रेचिंग ग्रेटर द कंट्रैक्शन। और आफ्टर लोड तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है कि आपकी एओर्टा में कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई है, जिसकी वजह से, जैसे कि हम उसको बोलते हैं, या तो कोई पेरिफेरल रेजिस्टेंस आ गई है, तो जिसकी वजह से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया है। ये सिर्फ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक ही नहीं होगा, ये कोई और भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपकी वेसल्स की थिनिंग। आपकी अगर वेसल थिन हो गई है, आपकी आर्टरीज थिन हो गई हैं, आपको कोई भी सिस्टमिक प्रॉब्लम होगी, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा।